डिविजनल कमिश्नर साहब को एक ही बात बताई कि ज़मीन सरकार की नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट के ऊपर अभी तक सरकारी विषय में कोई जजमेंट दूसरा नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन नवाब और कंपनी की है। तो अगर ज़मीन नवाब और कंपनी की है तो सबसे पहली बात ये थी कि वो घर उजाड़ने की कोई भी इनको पावर नहीं थी। अब उजाड़ दिया, लेकिन वापस वहाँ जब कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं तो इन्हीं के कानून के हिसाब से विवादित क्षेत्र पे सरकारी पैसा नहीं लगता है। तो ज़मीन अगर इस नवाब और कंपनी के नाम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हिसाब से है, जिसको कोई चैलेंज नहीं हुआ है ऑनर, तो जाहिर बात है कि वो विवादित ज़मीन है। तो विवादित ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन रुक चुका है। अब आने वाले समय में इस पे विचार विमर्श करके जो भी निर्णय सरकार को लेना होगा वो सरकार लेगा। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाईपास करके कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले पाएगा। आज जो आपने मीटिंग ली है उसमें क्या निर्णय हुआ है? आज हमने जो मीटिंग ली है उसके अंदर ज़मीन नवाब को और कंपनी को मिलने के रास्ते अब खुल चुके हैं। बहरहाल लोगों का एक सोचना था कि अगर उसको ज़मीन मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के घर जो विस्थापित हुए हैं उसका क्या। उस संदर्भ में मेरे बात एक रखी है, जो लोग इस चीज़ को केस को लेकर के मेरे पास आए थे, मुजफ्फर भाई और तौफीक भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप नवाब और कंपनी से बात करें और इन लोगों के विस्थापित हुए घरों के लिए एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उनसे करवाइए। आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नवाब और कंपनी के पास पूरे हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए इनको इनकी घर मिलने के बारे में एग्रीमेंट करने के लिए नवाब और कंपनी को कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो ये आने वाले 15 दिन में इन्होंने ये काम करना चाहिए। जो भी लोग हैं उनको एग्रीमेंट करना चाहिए। 23 एकड़ की ज़मीन है, अगर आप इनको फ्लैट्स भी बनवा देते हो और बाकी की ज़मीन आपको आपके लिए इस्तेमाल करते हो तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इनके एग्रीमेंट्स होने चाहिए और एग्रीमेंट्स होते हैं तभी इस चीज़ को मैं सपोर्ट करूँगा, या तो फिर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर कानूनी तौर के ऊपर और भी कुछ बातें हैं जो बातें निकल सकती हैं आगे। और आज इंसानियत और एक जिसको बोलते हैं कि पाकपन जिसको कहते हैं, मैं तो अब आपने देखा हुआ है कि मैं मौत को छू करके वापस आया हूँ, तो मुझे अब बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पॉलिटिक्स में है ना किसी में है। इंटरेस्ट इसमें है कि ऊपर वाले ने उन लोगों की रक्षा करने के लिए, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, किसी ने काम करना चाहिए ऐसा उसको लगता है और वो काम मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो हिसाब से इसके ऊपर अगर नवाब नहीं मानता है तो इसके ऊपर हमारे पास कुछ ऐसा इलाज है कि वो ज़मीन नवाब के पास नहीं रहेगी। और एक बात हमने इस मीटिंग के अंदर तय की है कि अगर सरकार के पास ज़मीन जाती है अगर, तो पुनर्वसन कैसे हो सकता है। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगाबाद को इसके पहले भी एक लेटर दे चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सर्वांसटी घरे 2022 नाम का एक GR निकाला हुआ है, जिसमें सरकारी ज़मीन पे जो बैठे हुए हैं 2010 के पहले, उनको वो ज़मीन नाम पे कर देने के बारे में प्रोसेस बताई गई है। उस सिलसिले में कहीं पर भी एक भी केस औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में रजिस्टर नहीं हुई। बीच में एयरपोर्ट के बगल वाले सारे झोपड़पट्टी को उठाया गया, बोला गया कि हम इसके ऊपर पुनर्वसन इनका करवा देंगे। बड़े बड़े भाषण हुए, दिल्ली में हुए, कलकत्ते में हुए, बहरहाल उनका कुछ हुआ नहीं। मगर उस समय इस कानून को क्यों नज़रअंदाज किया गया या इनको समझ में नहीं आया, ये मुझे ताज्जुब की बात लगती है। दूसरी बात, अब
जब निकल चुके हैं वहाँ से, आज लेबर कॉलोनी का भी अगर सरकारी काम हो जाता है तो ये तो बोल देंगे कि भाई ये तो ज़मीन ही हमारी थी, तो तुम्हारा पुनर्वसन का सवाल कहाँ उठता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये सर्वानसटी घर 2022 का GR की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उपयोग में आता है, क्योंकि उसमें विशेष स्वरूप से ऐसे लोग जो घरकुल के लिए पात्र हैं मगर उनके पास ज़मीन न रहने की वजह से घरकुल नहीं मिल पा रहा है, घर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। सरकार का कहना है कि सब पास ज़मीन नहीं है और इसकी वजह से उसको घरकुल नहीं दिया जा रहा है, तो उसके ज़मीन का इंतज़ाम कैसे करना है, किसने करना है, गायरान में से करना है, खासगी ज़मीन में से करना है, उसकी कीमत कितनी रहेगी, उसका किस हिसाब से बेटरमेंट होगा, सारी चीज़ों का बाकायदा उसके अंदर जिक्र है और वो हिसाब से पुनर्वसन का काम होगा, होना चाहिए। बहरहाल ये GR मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि क्यों नहीं पढ़ते हैं हमारे नेता, क्यों नहीं पढ़ते हैं हमारे अफसर, ये मुझे आज तक का ताज्जुब है, क्योंकि ऐसे चीज़ों से ही जो सीधा आदमी है, सर्वसाधारण आदमी है, उसको रिलीफ मिल सकता है। भाषणबाजी, पेपरबाजी, टीवी बाजी, ऐसा ऐलान कर दिया, वैसा ऐलान कर दिया, मजहबी बातें, सच्चा मज़हब तो वो है जो एक इंसान को परेशानी में से बाहर निकाले, उसको ताकत दे। जैसे घर टूटे, जैसे औरतों को घसीट घसीट के बाहर निकाला, कहाँ गए ये मजहबी लोग, कहाँ गया था इनका मज़हब, कहाँ गया था इनका राजकारण। जो लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, जो लोग बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, जो बोलते हैं कि हम दलित हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं, कहाँ गए ये सब लोग जब घसीट घसीट कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। आज वो लोग परेशान हैं, उसमें से कितने तो लोग आज ब्लड प्रेशर के, शुगर के शिकार हो चुके हैं, पता नहीं चल रहा है कि अभी आखिरी दम निकलेगा तो कहाँ निकलेगा। ऐसे सिचुएशन में उनको मदद करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली या किसी और तरीके से हर समय सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है, कभी कभी इंसानियत की सोच ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन ये बात पक्की है कि आज जो शिद्दत से लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो शिद्दत से मंदिर जाते हैं, जो शिद्दत से गौतम तथागत बुद्ध की आराधना करते हैं, उनको तो सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और खुदा का बंदा ये सोच करके मैं उनको सपोर्ट करूँगा, इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। देर आया दुरुस्त है। आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? मिला नहीं है क्या, बंद नहीं है क्या काम? बोलिए ना। इनको घर मिल पाएंगे? अभी काम बंद है या नहीं है? कैसे क्या, कैसे क्या बंद हो गया काम? इसका आप जवाब दीजिए पत्रकार महोदय। बड़े बड़े लटक गए, काम बंद नहीं हुआ, एक जादव आ गया और काम बंद हो गया, ये क्या है? क्या है आप बताइए, उसके बाद आपके उत्तर देंगे। और इसको भी मैं ट्विस्ट कर दूंगा, ये नवाब नखरा करेगा तो ठीक है, अल्लाह का बंदा हूं, नात को मत लगो, सर फिरावं। बोलो। या संबंधीचं जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल होता, मात्र तिथल्या रहिवाशांचं आणि सरकारचं भांडण ज्यावेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये गेलं, त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि वकिलांनी ही गोष्ट सुप्रीम कोर्टापासून लपवून ठेवली, परिणामी ती घरं तुटली। मात्र ही गोष्ट ज्यावेळेला पुन्हा एकदा लक्षात आली की जमीनच मुळात सरकारची नाही, त्यावेळेला त्या गोष्टीचा दाखला देत विभागीय आयुक्तांकडे प्रकरण दाखल केलं। तदनंतर तिथलं काम आता थांबलंय। मुद्दा असा आहे की जर का विवादित जमीन असेल, किंबहुना ती जमीन सरकारची नसेल, तर सरकारी पैसे त्याच्यावरती लागू शकतात का? उत्तर आहे नाही, आणि म्हणून ते काम थांबले। या पार्श्वभूमीवरती येणाऱ्या काळामध्ये ती जमीन निश्चितच नवाब आणि कंपनीकडे जाईल। मात्र नवाब आणि कंपनीने जी तिथे घरं होती त्या घराच्या लोकांबरोबर करार केला पाहिजे आणि त्यांना किमान तिथं अपार्टमेंट बांधून फ्लॅट्स दिले पाहिजेत, अशा पद्धतीची माझी त्यांना सूचना मी दिलेली आहे।
कारण त्याच्यासाठीच मी ही सगळी धडपड केली. मी काही कुठला सुपारीबाज माणूस नाही आहे की मला एवढे पैसे द्या मी तुमचं काम करून देतो. त्यामुळे मुद्दा एवढाच आहे की त्या पद्धतीने त्या नवाबनी ते ॲग्रीमेंट करून द्यावं आणि ती जमीन घ्यावी असं निरोप त्यांना दिला आहे. जर त्या नवाबनी तसं नाही केलं तर पुन्हा सरकारकडे ती जमीन कशी जाईल यासंबंधीचे सुद्धा कायदे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत, ते सुद्धा आम्ही त्यावेळेला काढू. त्याचबरोबर सरकारकडे जर जमीन गेली तर मग या लोकांचं पुनर्वसनाचं काय? का? कारण की ही मंडळी सरकारी जमिनीवर बसलेली असल्यामुळे त्यांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न कुठे येतो असं एक तिथे वाक्प्रयोग केला जातो. मात्र आपण ग्रामीण भागातही बघतो की ज्या वेळेला सरकारला धरण बांधायचं असतं, जमिनी घेतल्या जातात, त्याला पुनर्वसन होतात. याच्याही पलीकडचा एक गोष्ट ती जास्त गंभीर आणि महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे सर्वांसाठी घरं 2022 नावाचा एक शासकीय परिपत्रक आहे. हे कोणासाठी आहे परिपत्रक? ज्यांना घरकुल मिळू शकतं मात्र घरकुल बांधायला त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही आहे, अशा लोकांच्यासाठी हे परिपत्रक आहे. मग ती जमीन कशी मिळवायची? मग एकतर शासनाच्या जागेवर बसलेली असतील तर ती जमीन शासनाची त्यांच्या नावावरती करून द्यायची, नाही तर मग गायरान जमीन घ्यायची, नाही तर खाजगी जमीन घ्यायची. कसंही करायचं पण त्यांना घरकुल द्यायचं, हा तो कायदा आहे. त्यामुळे त्या कायद्याअंतर्गत लेबर कॉलनीच्या लोकांना जमिनी मिळवून देण्याच्या संदर्भातली प्रोसिजर होऊ शकते आणि त्या पद्धतीने ती प्रोसिजर होईल. असा हा एकंदरीत सगळा विषय झालेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं आज लेबर कॉलनी ज्यावेळेला तुटली, अनेक वयोवृद्ध लोक वारले, महिलांना ओढून बाहेर काढलं गेलं, लहान लहान लेकरांना रडू रडू त्यांना ओढलंय, पोलिसांनी ओढलंय, अत्याचार केलेला आहे. एक सुद्धा राजकीय पक्ष तिकडे आला नाही. म्हणजे अगदी त्यांच्या भाषेत जर सांगायचं ठरलं तर इस्लाम खतरेमध्ये म्हणणारे लोक आले नाहीत, हिंदुत्व खतरेमध्ये म्हणणारे लोक आले नाहीत, जयभीम खतरेमध्ये म्हणणारे लोक आले नाहीत. आणि समोर सगळ्यांच्या आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. हे फार हृदयद्रावक आहे. आणि म्हणून काही लोक वारलेली हार्ट अटॅकने आणि अनेक लोकांना ब्लड प्रेशर आणि डायबिटीज झालं. हा मुद्दा माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून काळीमा फासणार आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये परमेश्वराने भाग घ्यायचा निर्णय घेतला असावा आणि म्हणूनच ती सुबुद्धी मला दिली असावी असं माझं मत आहे. आणि त्यामुळे यांना निश्चितच न्याय मिळालेला आहे. आजच एका पत्रकाराने उगाचच विचारलं, हे फेल गेले ते फेल गेले, तुम्ही पास व्हाल का? मी ऑलरेडी पास झालो नसतं तर काम बंदच पडलं नसतं. काम बंद पडलं म्हणजे हर्षवर्धन जाधव पास झाला आणि येणाऱ्या काळात पण होणारच, सुटी नाही. का? कारण की कायदा आहे. हर्षवर्धन जाधव एक झिरो माणूस आहे, पण बाबासाहेब आंबेडकर हा बाप माणूस आहे. त्यांनी जे संविधान बनवून ठेवलंय, त्यांनी जे कायदे बनवून ठेवलेत ते आजही तितकेच परिणामकारक आहेत आणि आजही पीडित लोकांच्यासाठी जीवनदान देणारेच आहेत. त्यामुळे ते होणार.